देखिए, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लिपर और क्लैम्पर सर्किट के बारे में। क्या होता है क्लिपर और क्लैम्पर सर्किट? ये नया टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा हॉल कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे, हॉल वोल्टेज के बारे में जानेंगे। हॉल कोफिशिएंट को पूरी तरीके से समझेंगे कि ये विभिन्न तरीके के सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, इंसुलेटर के लिए क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो आज का वीडियो का पार्ट होने वाला है वो है ड्यूअल नेटवर्क की सारी थ्योरी समझेंगे, इसका कन्वर्जन समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो का पहला स्टेटमेंट ये है कि फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। देखिए, वर्ड आप ध्यान दीजिएगा कि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना होता है। अगर यही प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है तो आप 30 प्लस माइनस 5 मारिएगा। अदरवाइज मैं पूरा इसका आपको डिटेल समझता हूँ कि किस केस में 30 प्लस 5 होगा, 5 होगा, किस केस में 30 माइनस 5 होगा और किस केस में केवल 30 होगा। देखिए यहाँ ध्यान से आप लोग, दो फेजों के बीच का जो वोल्टेज होता है उसे हम लोग लाइन वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन वोल्टेज है और ये वाला जो है फेज वोल्टेज, ये भी फेज वोल्टेज है और ये भी फेज वोल्टेज है। अब जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच में कितना एंगल होगा। देखिए, लाइन वोल्टेज हमारा ये हो गया और लाइन करंट हमारा ये हो गया। एंगल आप देख रहे हैं क्लियरली, यहाँ दिख रहा है 30+5। हालांकि ये लैगिंग लोड के लिए खींचा गया है तो 30+5 हो है। अगर ये प्योरली रजिस्टिव के केस में होगा तो उस केस में केवल 30 डिग्री होगा, और वही अगर लीडिंग लोड के लिए होगा तो वो 30-5 होगा। इसके अलावा जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में एंगल बनता है वो भी क्लियर देख लीजिए आप लोग। लाइन वोल्टेज ये है और फेज वोल्टेज ये है, इसके बीच में जो एंगल बना है वो एग्जैक्टली 30 डिग्री बना है। तो तीन प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। पहला ये कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। इसके अलावा जो फेज डिस्प्लेसमेंट है लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच में वो 30+5 है लैगिंग के केस में। लीडिंग के केस में बात करेंगे, लीडिंग लोड अगर वहाँ पे है तो 30-5 होगा, और वही अगर रजिस्टिव लोड है तो एग्जैक्टली 30 डिग्री होगा। तीन इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं, इतना जानिए, ऐसा प्रश्न आपसे दोबारा कभी नहीं छूटेगा। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट हमारा है वो है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में जानेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होता है। देखिए, स्लॉट पर पोल पर फेज यानी नंबर ऑफ स्टेक जो हम लोग पढ़ते हैं स्टेपर मोटर में, छोड़िए उसको यहाँ से नोट करते हैं वहाँ पे है, लेकिन हालांकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में मैंने स्लॉट पर पोल पर फेज का वैल्यू अगर एग्जैक्टली 1 आता है तो वो हो जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। अब वही अगर m के वैल्यू इक्वल या ग्रेटर देन 3 होगी तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का उपयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसके उपयोग से जो हार्मोनिक्स वगैरह है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में क्या क्या अन्य प्रॉपर्टीज होती हैं और ये कहाँ कहाँ पे उपयोग होते हैं। देखिए, ये डिफरेंस समझ लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, नंबर ऑफ पोल अगर नंबर ऑफ स्लॉट के डायरेक्टली बराबर या मल्टीपल में है तो वो हो जाता है कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग, और डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल जो होता है नंबर ऑफ स्लॉट के बराबर नहीं होता। ये तो हो गया इसका बेसिक डिफरेंस। इसके अलावा उपयोग कहाँ कहाँ पे ये होते हैं, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है वो फील्ड वाइंडिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर साइलेंट पोल टाइप में होता है, डीसी मशीन में भी करते हैं इसका उपयोग। और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर में हम लोग जो उपयोग करते हैं वाइंडिंग में वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो स्टेटर एंड रोटर ऑफ स्टेटर इंडक्शन मोटर के स्टेटर और रोटर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। इसके अलावा आर्मेचर ऑफ बोथ सिंक्रोनस एंड डीसी मशीन, इसमें भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ये बताया मैंने आपको, स्लॉट पर पोल पर फेज की वैल्यू अगर 1 होगी तो वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, और स्लॉट पर पोल पर फेज की वैल्यू अगर 3 होगी या 3 से ज़्यादा होगी तो वो होगी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। देखिए, इसी तरीके से हम लोग क्लोज वाइंडिंग और ओपन वाइंडिंग का भी उपयोग करते हैं। क्लोज वाइंडिंग का उपयोग डीसी मशीन या एसी कम्यूटेटर टाइप के मशीन में करते हैं, और ओपन वाइंडिंग का उपयोग जो करते हैं हम लोग सिंक्रोनस मशीन में या फिर इंडक्शन मोटर टाइप के मशीन में हम लोग ओपन वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ओपन वाइंडिंग फ्लेक्सिबल होता है, क्लोज वाइंडिंग उसकी अपेक्षा में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कम होती है, इसलिए ओपन वाइंडिंग हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसके अलावा जो क्लोज वाइंडिंग होता है उसमें वाइंडिंग में डबल लेयर पाया जाता है। जो ओपन वाइंडिंग होती है उसमें सिंगल लेयर या डबल लेयर दोनों तरीके के लेयर पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम होती है और इस वाले में फ्लेक्सिबिलिटी, ओपन वाले में फ्लेक्सिबिलिटी क्लोज की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होती है।
चलिए आप समझेंगे इस वीडियो में कम्यूटेशन ऑफ एससीआर के बारे में। देखिए कम्यूटेशन ऑफ एससीआर का मतलब होता है सिंपली कि टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ एससीआर। देखिए एक मेथड और होता है टर्न ऑफ करने का एससीआर का, वो है एनोड वोल्टेज को अगर आप रिड्यूस करके जीरो कर देते हैं तो उस तरीके से भी एससीआर हमारा टर्न ऑफ हो जाता है। लेकिन कम्यूटेशन का प्रोसेस हम लोग एक स्थायी रूप में करते हैं कम्यूटेशन एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए। कौन कौन से वे उसमें होते हैं? कुल क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी, 5 तरीके के इसमें फोर्स कम्यूटेशन ये विधि होती है। तो फोर्स कम्यूटेशन में कुल ए से लेके ई तक ये प्रोसेस होते हैं। क्लास ए को हम लोग लोड कम्यूटेशन, क्लास बी को रेजोनेंस, क्लास सी को इम्पल्स, क्लास डी को वोल्टेज और क्लास ई को एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन कहते हैं। क्लास एफ जो कम्यूटेशन होता है उसे हम लोग केवल नेचुरल कम्यूटेशन कहते हैं। क्लास एफ इंसुलेशन कम्यूटेशन को हम लोग लाइन कम्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं, और ये केवल अकेला है जो एसी कम्यूटेशन की तरफ बिहेव करता है। बाकी जो फोर्स कम्यूटेशन मैंने ए से लेके ई तक का बात किया है वो डीसी कम्यूटेशन में आता है। तो ये हो गए एससीआर को टर्न ऑफ करने का प्रोसेस जिसे हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं। कम्यूटेशन की कुल 2 विधियां हैं, फोर्स कम्यूटेशन और नेचुरल कम्यूटेशन। एक एससीआर से एक और क्वेश्चन है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर से कि अगर रेक्टेंगुलर वेव है और उसमें आपको कंडक्शन एंगल अल्फा दिया हुआ है और पूछ दिया है उस वेव का एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, तो इसका फार्मूला आप देख लीजिए। अल्फा बाई 360 इंटू करेंट है और अंडर रूट में अल्फा बाई 360 इंटू आई करेंट है। इन दो मेथड से हम लोग रेक्टेंगुलर वेव है अगर उसमें एक्ससीआर का रेक्टेंगुलर वेव है और उसका कंडक्शन एंगल अल्फा दिया हुआ है तो उस तरीके से हम लोग उसका आरएमएस और एवरेज वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। देखिए चार्जिंग करंट का आप लोगों ने नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। चार्जिंग करंट ऑफ ए सिंगल कंडक्टर ई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो होता है फार्मूला वो V इंटू ओमेगा इंटू सी। भी यहाँ पे वोल्टेज है, W यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और C यहाँ पे जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। क्या होता है चार्जिंग करंट? देखिए चार्जिंग करंट जनरली हम लोग केबल में या फिर ट्रांसमिशन लाइन में भी देखते हैं। चार्जिंग करंट जो होता है वो इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, करंट एसोसिएटेड विद द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन इज नोन एज चार्जिंग करंट। होता क्या है कि केबल में यह हमेशा लीड करता है वोल्टेज को 90 डिग्री से। इसको ख़त्म करने के लिए यानी चार्जिंग करंट को समाप्त करने के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन में दोनों साइड यानी सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड पे लाइन रिएक्टर का उपयोग करते हैं। देखिए अगला स्टेटमेंट हमारा है कि ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 0.287 होता है, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर के लिए 0.692 होता है और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 0.812 होता है। डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या क्या होता है। तो मैंने केवल हाफ वेव फुल वेव का नहीं बताया है, मैंने हाफ वेव फुल वेव में 2 टाइप होते हैं, सेंटर टैप और फुल वेव रेक्टिफायर। ये दोनों तरीके के रेक्टिफायर, तीनों तरीके के रेक्टिफायर के लिए मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या क्या होता है। प्रश्न पूछता है कि सर्विस बोर्ड किसे कहते हैं? देखिए सर्विस बोर्ड वही होता है जिसपे कटआउट स्विच लगा होता है, न्यूट्रल लिंक लगा होता है और एनर्जी मीटर। ये याद करने का तरीका आपका सीधे सीधे है कि एनर्जी मीटर याद कर लीजिए। एनर्जी मीटर जिस बोर्ड पे इंस्टॉल होता है उसे ही हम लोग सर्विस बोर्ड कहते हैं। देखिए हाल कोफिशिएंट जो होता है वो इंसुलेटर का 0 होता है और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नेगेटिव होता है। आइए जानते हैं कि हाल कोफिशिएंट और हाल वोल्टेज वाले प्रश्न भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो पूरा इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हाल कोफिशिएंट सभी तरह के मटेरियल का क्या होता है और इसके साथ हाल वोल्टेज को भी जानेंगे। ये वाला चार्ट आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें इस साइड मटेरियल लिखा है, हाल कोफिशिएंट है और हाल वोल्टेज है। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हाल कोफिशिएंट हमेशा नेगेटिव होता है और हाल वोल्टेज की वैल्यू इस केस में 0 होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होगा और हाल वोल्टेज ये भी नेगेटिव होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर लें तो हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने खोज के निकाला है, आप यहाँ पे वन बाय वन सबको देख लीजिए और याद कर लीजिए। और हाल कोफिशिएंट जो होता है पी टाइप मटेरियल का वो होता है पॉजिटिव। इसके अलावा जो मेटल होता है, देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछा है कई बार एग्जाम में कि मेटल के केस में हाल कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है और जो हाल वोल्टेज होता है वो भी नेगेटिव होता है। देखिए इंसुलेटर का मैंने अभी बताया शुरू में वीडियो में कि ये 0 होता है हाल कोफिशिएंट और हाल वोल्टेज जो होता है वो अभी तक अनडिफाइंड है यानी ज्ञात नहीं किया गया है। देखिए जानेंगे कि टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ता है मोबिलिटी पे, कनेक्टिविटी पे और नी वोल्टेज पे। अगर टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं तो कंडक्टर की या फिर सेमीकंडक्टर की मोबिलिटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, लेकिन नी वोल्टेज एकमात्र ऐसा है जो घटता है। एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, गारंटीड एक्यूरेसी, जिसका सामना कभी भी आपको पड़ सकता है एग्जाम में या फिर कहीं भी।
तो इसको याद कर लीजिए कि सिंपल है, गारंटीड एक्यूरेसी एरर क्या होता है। तो लिमिटिंग एरर को याद कर लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए फुल स्केल वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये आपको परसेंटेज वैल्यू दे देगा गारंटीड एक्यूरेसी एरर की। कुछ मोटर हैं जो सेल्फ स्टार्ट है या फिर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, उनको देख लेते हैं। सेल्फ स्टार्ट मोटर देख लेते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, रिलक्टेंस मोटर, ये सभी सेल्फ स्टार्ट टाइप के मोटर है। और जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होते हैं वो आप लोग जानते हैं सिंक्रोनस मोटर है और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, जिसे हम लोग कई तरीके के मेथड है जिसको अपना करके हम इसे सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। IER रूल, जिसको मैंने बताया है कि हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, आज मैं IER रूल लेकर आया हूँ आपको 39, 14, 43 और 44। आइए देखते हैं वन बाय वन इन सभी का मतलब। 39 जो है वो रिलेटेड टू थेफ्ट ऑफ पेनाल्टी, अगर कोई एनर्जी विद्युत ऊर्जा की चोरी करता है तो वो 39 के अंतर्गत आता है। 40 वाला जो है ये स्ट्रीट बॉक्स से रिलेटेड है, यानी स्ट्रीट बॉक्स में किसी प्रकार का अनयूजुअल चीज़ ना गया हो, उसमें कोई गैस पाइप वगैरह नहीं गया हो, उससे कोई और चीज़ रिलेटेड ना हो, ये स्ट्रीट पाइप से रिलेटेड है। IER रूल नंबर 40। 43 क्या है? 43 रूल कहता है प्रोटेक्शन के बारे में, यानी कि अगर फायर से बचना है तो कार्यस्थल पे हमेशा ही एक सूखा रेत हमेशा होना चाहिए, जो एट द ऑन द स्पॉट यूज़ करने के लिए हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। 44 आप जानते हैं फर्स्ट एड किट के बारे में, यानी कार्यस्थल पे विद्युत कार्यस्थल पे हमेशा सुरक्षा के उपाय के तौर पे हमेशा फर्स्ट एड किट रखना चाहिए। आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन क्लीपर सर्किट एंड क्लैम्पर सर्किट। आइए जानते हैं पूरी तरीके से इसके बारे में। देखिए, क्लीपर सर्किट और क्लैम्पर सर्किट को पहचानने के सबसे पहले एक तरीका जान लीजिए कि क्लीपर सर्किट में कहीं भी आपको कैपेसिटर देखने को नहीं मिलेगा, जबकि क्लैम्पर सर्किट में आपको कैपेसिटर देखने को मिल जाएगा। ये आप सामने जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये क्लीपर सर्किट है, पॉजिटिव क्लीपर है और ये है नेगेटिव क्लीपर। इसमें डायोड तो लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसलिए इसमें कहीं भी कैपेसिटेंस आपको नहीं मिलेगा। देखिए, क्लिपर सर्किट क्या होता है, ये क्लिप को गायब कर देता है। जैसे ये आप पॉजिटिव क्लिपर देख रहे हैं, पॉजिटिव वाले जो वेव है इसको यहाँ से रिमूव करके केवल आउटपुट में नेगेटिव क्लिप को ही देता है। और इसी तरह नेगेटिव क्लिपर क्या होता है, ये नेगेटिव वाले क्लिप यानी इस वाले पार्ट को हटा करके केवल पॉजिटिव वाले क्लिप को ही यहाँ पे देता है। इसके वेव शेप में चेंज हो जाता है, आउटपुट जो होता है इसका रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इनपुट में हम ये दे रहे हैं और आउटपुट हमें इसका जो मॉड्यूलेशन है वो कम मिल रहा है। इसके अलावा जो क्लीपर सर्किट को हम लोग कहते हैं वो होता है वोल्टेज लिमिटर। इसका उपयोग और किस चीज़ में करते हैं, तो ट्रांसमीटर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग रिसीवर के रूप में यूज करते हैं और नॉइस रिड्यूसर के रूप में यूज करते हैं। देख रहे हैं आप इसका मॉड, यानी कि मॉड वैल्यू, यानी कि जो आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है वो रिड्यूस हो जा रहा है आउटपुट की तुलना में। तो इस तरीके से इसका हम लोग यूज जो है क्लीपर सर्किट का वोल्टेज लिमिटर के केस में भी करते हैं। देखिए, ये रहा आपके सामने पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। जिसने बताया कि क्लैम्पर सर्किट में आपको डायोड और रेजिस्टेंस के साथ साथ एक कैपेसिटर मिलिए, एक कैपेसिटर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इनपुट में हम इस तरीके के साइनसॉइडल वेव देते हैं तो आउटपुट में ये थोड़ा सा एम्पलीफाई हो जाता है, इसलिए हम क्लैम्पर सर्किट को वोल्टेज मल्टीप्लायर भी कहते हैं। इसमें जो वेव शेप होता है वो देख रहे हैं आप चेंज हो गया है, और इसके अलावा इसमें जो आउटपुट मिलता है वो इनपुट की तुलना में ज़्यादा मिलता है। और इसका उपयोग कहाँ-कहाँ करते हैं, तो उपयोग इसका वोल्टेज को मल्टीप्लायर के रूप में करते हैं और सोनार में इसका उपयोग करते हैं और रेडिएशन के लिए करते हैं, यानी रडार में भी उसका उपयोग करते हैं। ये आपके सामने पॉजिटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव बायस का सर्किट है। और हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट। यहाँ पे आप देख रहे हैं नेगेटिव वाले में भी एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और शेप इसका इस तरीके का था, तो ये नेगेटिव रीजन में चला गया है बनने के लिए, तो इसका शेप जो होता है चेंज हो जाता है। पहचानने का तरीका है कि इसमें कैपेसिटर लगा होता है। इसके अलावा आपको क्लैम्पर और क्लीपर सर्किट में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, जितना पूछा गया है मैंने आपको बता दिया है। इनसे अब तक यही प्रश्न पूछे गए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है जिनका उपयोग मॉडर्न इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में ज़्यादा तरीके से किया जा रहा है। ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग अगर हम डीसी जनरेटर में करते हैं तो उसके एएमएफ का शेप जो होता है वो फ्लैट टैप्ड हो जाता है। डीसी मशीन में जो आर्मेचर एएमएफ का शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है। शेप आप आर्मेचर फ्लक्स का बात कर लेंगे तो वो सैडल शेप होता है। शेप आप फील्ड फ्लक्स फ्लैट टैप्ड होता है और कम्यूटेटर का शेप वेज शेप में होता है। और लास्ट में एयर गैप डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस ऑफ इन ए डीसी जनरेटर वो भी फ्लैट टैप्ड ही होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि डायरेक्ट एक्सिस आर्मेचर रिएक्टेंस जो होता है, ये साइलेंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर के लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सिस का आर्मेचर रिएक्शन होता है वो क्वाड्रेचर एक्सिस के आर्मेचर रिएक्शन से हमेशा ज़्यादा होता है।
देखिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो का और है कि ये VTVM मीटर के बारे में। वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर जो होता है वो कांट मेजर करंट डायरेक्टली बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस। वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर होता क्या है पहले जान लीजिए। द वोल्ट मीटर विच यूज द वैक्यूम ट्यूब फॉर द एम्पलीफाइंग मेजर्ड AC एंड DC वोल्टेज इज नोन एज वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर। इसका उपयोग हम लोग डायरेक्ट वोल्टेज को, RMS वोल्टेज को, पीक वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं। होता क्या इसमें है, इसका इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है और सेंसिटिविटी वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर की बहुत ज़्यादा होती है। तो वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर से ये सब क्वांटिटी तो हम लोग मेजर करते ही हैं, लेकिन एकमात्र करंट की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है। सैडेड मोटर में, सैडेड मोटर में देखेंगे तो फ्लक्स इन सैडेड पार्ट ऑलवेज लैक्स टू फ्लक्स इन द अनसैडेड पोल सेगमेंट। पोल मोटर में जो सैडेड पार्ट का फ्लक्स होता है वो हमेशा लैग करता है अनसाइडेड पार्ट वाले सेगमेंट से। सैलिएंट पोल रोटर में हमेशा हम लोग डैम्पर बाइंडिंग का उपयोग करते हैं या फिर उसे हम लोग डैम्पर बार भी कहते हैं। क्यों इसका उपयोग करते हैं सैलिएंट पोल रोटर में? क्योंकि इसमें जो स्पीड जो इसका होता है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता है। इसी को रिमूव करने के लिए हम लोग डैम्पर बार का उपयोग करते हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल टाइप के रोटर में हम लोग कभी भी डैम्पर बार का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें स्पीड फ्लक्चुएशन जीरो होता है, यानी नो स्पीड फ्लक्चुएशन होता है। कुछ सिंबल आपके लिए हैं, ये आप देखिए PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ये आपका CT करंट ट्रांसफार्मर का है, एग्जॉस्ट फैन का सिंबल ये रहा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रैकेट फैन का सिंबल, ये वाला ब्रैकेट फैन का सिंबल है। दो तरह के इंपॉर्टेंट सिंबल और हैं, अगर इन तरीके के शेप आप देखिए, ये आपका जो है ये है ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल, और ये वाला आप जानते ही हैं, यानी कि ये वाला जो सिंबल है ये रियोस्टेट का सिंबल है। देखिए इंडक्शन मोटर में एक प्रश्न पूछता है कि लेंथ ऑफ एयर गैप इन एन इंडक्शन मोटर का डायरेक्ट फार्मूला पूछता है। फार्मूला आप लोग देख ही रहे हैं कि LG इक्वल टू 0.2 + 2 रूट में D+L है, ये mm में वैल्यू देता है इसकी। D यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ स्टेटर है या डायामीटर ऑफ स्टेटर कहते हैं, और L यहाँ पे क्या है, ये लेंथ है स्टेटर का, ग्रॉस लेंथ होता है। एक क्वेश्चन हमारा छूट रहा था, वो था CRO में। CRO में हम लोग सबसे पहले जो इसका वी है कि किस इक्विपमेंट से स्टार्टिंग होता है CRO में, इलेक्ट्रॉन गन की जनरली हम बात कर रहे हैं CRO में, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप में प्री एक्सलेटिंग एनोड सबसे पहले होता है, उसके बाद होता है फोकसिंग एनोड, उसके बाद होता है आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट होता है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के बाद हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट होता है, जिसपे हम लोग सातूथ वेव देते हैं, और उसके बाद आपका एक्वाडाग होता है जो इमिटिंग रेस को वापस से कंज्यूम करने के लिए लगा होता है। तो CRO में ये सारे इक्विपमेंट इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। CRO में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्क्रीन कोडेड होता है वो फास्फोरस 31 से कोडेड होता है। इसके अलावा CRO की जो फ्रीक्वेंसी मेजर होती है वो गीगा हर्ट्स में यूज होती है, यानी बहुत हाई इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। वीडियो का लास्ट पार्ट है कि डुअल नेटवर्क के बारे में जानेंगे। कुछ इस तरीके का सर्किट ये दिया हुआ था, इस सर्किट को हम लोग जब डुअल नेटवर्क में कनेक्ट किए तो वो कुछ इस तरीके से हुआ। क्यों ऐसा हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए एक साइड हमारा है एलिमेंट और दूसरी साइड है उसका डुअल एलिमेंट। अगर रेजिस्टेंस है तो उसका डुअल जो एलिमेंट होगा वो कंडक्टेंस हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर इंडक्टेंस है तो कैपेसिटेंस हो जाएगा। सीरीज ब्रांच में कोई है तो वो पैरेलल में हो जाएगा, जैसा कि आप लोग फिगर में देखे थे, सीरीज में कनेक्टेड था तो वो पैरेलल में अंत में हो गया है। मेश है अगर वो नोड में हो जाएगा। स्विच क्लोज है तो ओपन हो जाएगा, नहीं जस्ट उसका अपोजिट होता है। चार्ज है तो फ्लक्स लिंकेज में हो जाएगा। वोल्टेज सोर्स है तो वो करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लिंक है तो टिंग में हो जाएगा। स्टार नेटवर्क है तो डेल्टा में हो जाएगा। पाई नेटवर्क है तो वो टी नेटवर्क हो जाएगा, और इम्पीडेंस अगर है तो वो एडमिटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जैसे आप देख रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स था वो करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया है, जो रजिस्टेंस था वो कंडक्टेंस में कन्वर्ट हो गया है, कैपेसिटेंस ये कन्वर्ट होकर बन गया है यहाँ पे इंडक्टेंस, और ये जो कैपेसिटेंस था वो यहाँ पे इंडक्टेंस बन चुका है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सीरीज में कनेक्टेड था तो यहाँ पे ये हो गया है पैरेलल में कनेक्टेड। डुअल नेटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह का सर्किट देकर के इसका डुअल सर्किट ये पूछ देगा आपसे, तो आपको ये थ्योरी कम से कम याद होनी चाहिए कि कौन सा कन्वर्ट होकर किस में बनेगा। तो आज का वीडियो आशा है आपको पसंद आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किया है। तो सारे प्रश्न चुनिंदा प्रश्न है, ये छाटे हुए प्रश्न है विभिन्न एग्जाम से। किस तरीके का अगर सजेशन देना आपको या किस तरीके का आपका प्रश्न हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप उसको मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चनों को लेकर के अगले पार्ट के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।